हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम लोग 60 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे थे, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ लिया और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कैसे उसका प्रोसेस होता है, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। फिर लेटर हमने उनके एप्लीकेशंस को सीखा कि हम कैसे किसी कर्व के ऊपर हम टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशंस को हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव की मदद से, उसका स्लोप को कैलकुलेट करके। और मैक्सिमा और मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को हम देख सकते हैं डेरिवेटिव की मदद से। तो ये सारी चीजें हमने सीखी हैं अभी तक। अब हम लोग इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कोई फंक्शन है वो कैसे हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। कोई बाउंडेड फिगर है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो आइए जरा हम लोग इंटीग्रल्स को स्टार्ट करते हैं और अपने लेक्चर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 40, डे 40, तो उसमें हम इंटीग्रल्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए जरा। तो इंटीग्रल, जैसा कि हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा है, तो डेरिवेटिव्स से रिलेट करते हुए इंटीग्रेशन को हमें पढ़ना है और हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे कि जो हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर उसको हम डिफ्रेंशिएट करें और डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक अनदर फंक्शन बनता है, या कह सकते हो डेरिवेटिव फंक्शन बनता है। तो डेरिवेटिव फंक्शन किस फंक्शन से बना, अगर उस फंक्शन को हमें कैलकुलेट करना हो, उसको जानना हो, तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम एक मायने में ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है या इंटीग्रल होता है, दैट इज योर इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यू कैन से इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एज एन inverse process of inverse process of differentiation है ना, inverse process of differentiation। ओके, तो आगे जरा देखते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो कोई फंक्शन है डी डी एक्स और एक कैपिटल एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन, सपोज है कैपिटल का एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन, और इसका हमने डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव किया तो स्मॉल एफ एक्स हमारे पास निकल के आया। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल एफ एक्स को, तो हमको कैपिटल एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज तो हमें पता चल गई, जैसे कि अगर हम अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं साइन एक्स का, तो यू नो दैट कि कॉस एक्स होता है। बट अगर हम इंटीग्रेट करें कॉस एक्स को, तो हमको क्या मिलेगा, यू विल गेट साइन। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट टर्म का, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें dx ऑफ एफ एक्स प्लस सी, सी मतलब समथिंग कांस्टेंट, समथिंग रियल नंबर, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट टर्म का, तो जीरो होता है डिफ्रेंशिएशन, तो एफ एक्स का स्मॉल ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि एफ एक्स प्लस सी का भी डेरिवेटिव एफ एक्स आ रहा है, और कैपिटल एफ एक्स का ऐसे ही करो तो भी एफ एक्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे कहते हैं एफ एक्स प्लस टू, इसका डेरिवेटिव अगर हम लिखेंगे तभी स्मॉल एफ एक्स ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कई सारे फंक्शंस हमको मिलेंगे जिसका एक सेम फंक्शन डेरिवेटिव आ सकता है। या ऐसे कह सकते हो कि फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे, या फैमिली, बहुत सारी, एक कर्व की फैमिली मिल जाएगी जिनके लिए डेरिवेटिव सेम आएगा। ठीक है, तो उस फैमिली का एक पर्टिकुलर अगर वैल्यू पता है तो हम बता सकते हैं, बट अगर नहीं पता है जनरल वे में, तो हम करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, भले ही हमारे पास कोई फंक्शन था कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स आता है, बट जब हम स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें हमें कांस्टेंट जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि यू डोंट नो कि कांस्टेंट है कि नहीं जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे फंक्शन। तो एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा, एक फैमिली मिलेगी किसी कर्व की, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल ऑफ एफ एक्स प्लस समथिंग, वेयर यू कैन जस्ट से हियर सी इज एन arbitrary
ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब हम फंक्शन, और इस तरीके के जो इंटीग्रल्स होते हैं इनको हम इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रल इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल। लेटर हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को पढ़ेंगे। ओके, तो आप कुछ प्रॉपर्टीज है उनकी हम बात कर लेते हैं, और कुछ फार्मूलाज हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आइए जरा, तो हमारे पास ये है जिसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको ये शो करता है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। और ये तुम्हारे पास होता है दैट इज इक्वल्स टू विद रिस्पेक्ट टू, है ना, किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई फंक्शन है और उसका अगर हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, तो अगर हमारे पास मान लो कि एफ एक्स को हम डेरिवेटिव करके हमारे पास स्मॉल एफ एक्स आया, तो उसके साथ में कांस्टेंट जरूर आपको ऐड करना पड़ेगा, खासकर इनडेफिनिट इंटीग्रल, है ना। और इस तरह के इंटीग्रल को हम बोलते हैं इनडेफिनिट। ओके, तो आई होप तो आइए जरा कुछ फार्मूलाज लिख लेते हैं इंटीग्रेशन का। तो क्लियर है कि दिस इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेशन एक फंक्शन बना, उस फंक्शन को अगर फर्दर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल जाएगा। तो इसी तर्क पे हम अगर देखें, कुछ फार्मूलाज हम लिख दे रहे हैं आपको, और उसको आपको याद करना है, आपको प्रॉपर याद करना है। हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखे हुए हैं फार्मूला, बट हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। फार्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n ऑफ dx इज जस्ट इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब n माइनस वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट आपको ऐड करना है, दैट इज योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सी वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, n माइनस वन नहीं लेना, तो एक पहला फॉर्मूला। दूसरा ये है कि अगर हम इंटीग्रेट करें वन का, या इसको ऐसे लिखो, या सिंपली ऑफ dx लिखो, यू नो दैट कि वन का x का डिफरेंशिएशन वन होता है। तो अगर हम वन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और प्लस हमको क्या ऐड करना है, c का, ठीक है। बाकी हमारे पास फार्मूला लगेगा। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, दिस इज एक्स पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एन प्लस ऑफ सी, इट मीन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, ये हमारे पास फार्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास हम बात करेंगे थर्ड फार्मूला। तो थर्ड फार्मूला तुम्हारे पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स ऑफ dx, अभी हमने देखा था क्या होगा, साइन ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम साइन, सॉरी, साइन एक्स प्लस सी, है ना, कांस्टेंट भी तो ऐड होगा प्लस का, ओके। नेक्स्ट है साइन को देख लेते हैं हम लोग। हम देखें यहाँ पर साइन ऑफ एक्स ऑफ dx, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ एक्स प्लस का, ठीक है। नंबर दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक, आप देखिए सेक स्क्वायर एक्स ऑफ dx, हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस का। फिर हमारे पास सिक्स है फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू cos sec स्क्वायर एक्स of dx is just equal to what, this is minus of cot of x and plus of c। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है कहीं sec x इंटू टेन एक्स, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होता है, sec x एंड प्लस का c, ओके। और फार्मूले पढ़ते हैं तो क्या, ओके। तो आइए जरा एट नंबर फार्मूला, cosec अगर है हमारे पास, यहाँ पर लिखा होगा cosec ऑफ x एंड cot ऑफ x ऑफ dx
तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का cosec x एंड प्लस का, फिर नाइन्थ फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स तो है ही। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्यों, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो जिन फार्मूला का डिफरेंशिएशन पता है तो जो डेरिवेटिव आए हैं उनका अगर हम इंटीग्रल लिखेंगे तो हमारे पास आसानी से फंक्शन मिल जाएंगे। फिर हमारे पास है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड प्लस का। ओके, नेक्स्ट है 11th फार्मूला, वो ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज जस्ट इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का सी। फिर हमारे पास जो फार्मूला कहता है वो ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, अच्छा एक चीज और यहाँ पर हम ध्यान ध्यान कर सकते हैं, डी एक्स ई की पावर है, अगर मान लो कि हमें अगर ई की पावर एक्स है और इसका हमें इंटीग्रेशन लिखना है तो वो ई की पावर एक्स ही रहता है प्लस का। 13 है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का मतलब एक्स पावर -1, क्योंकि एक्स बराबर माइनस एन बराबर -1 के लिए हमारे पास वो फार्मूला हम नहीं लगा सकते जो पहले नंबर पे पढ़ा है। तो ये 1 अपॉन एक्स अगर आता है तो इसको लॉग एक्स होता है, क्योंकि लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। ओके, मॉड ऑफ एक्स प्लस। फिर अगर हमारे पास फार्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स ऑफ डी एक्स इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, ए की पावर एक्स अपॉन टू द बेस ई लॉग ए प्लस का। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज आ गए और इन फार्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है, कुछ हम नीचे भी कुछ लिखे थे फार्मूले पहले। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो इनको आप देख सकते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इंटीग्रल है मान लो सपोज दैट, और उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, सिंपली वो फंक्शन आ जाएगा। उसका प्रूफ भी दे सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, फिर इसको हम फर्दर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा और इस कॉन्स्टेंट सी का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी 1 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी सेकेंड हमारे पास ये है कि two indefinite integrals with the same derivative leads to same family of curves and so they are equivalent। ठीक है, तो अगर दो इंटीग्रल है उनकी सेम डेरिवेटिव, जैसे ये हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स है, इन दोनों का डेरिवेटिव सेम है। अगर डेरिवेटिव सेम है तो ये जो इंटीग्रेशन होके जो फैमिली ऑफ कर्व्स बनेगी वो सेम होंगे और वो इक्विवेलेंट हो। क्यों, तो जो आर्बिट्ररी जो सी ऐड होता है, जैसे एक कांस्टेंट सी ऐड हुआ, एक कांस्टेंट में बी ऐड हुआ, ठीक है, तो जो सी और बी ऐड हुआ वो दोनों आर्बिट्रेरी हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो इसका मतलब सी हर एक रियल नंबर से होकर गुजरेगी, बी भी हर एक रियल नंबर से होकर गुजरेगी, इसका मतलब दोनों सेम फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, और वो इक्विवेलेंट होंगे। ओके, तो इसका प्रूफ स्किप करते हैं हम लोग मेन मेन चीजों को पढ़ेंगे। नंबर थर्ड है कि समेशन के ऊपर इंटीग्रेशन खुल जाता है, तो यू कैन जस्ट से हियर, इफ हम थर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस का जी एक्स को हम स्पेंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन, यू कैन जस्ट से इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, समेशन के ऊपर इंटीग्रेशन खुल जाता है, समेशन हो सब्ट्रैक्शन हो। ओके, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट मान लो मल्टीप्लाइड है किसी इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ के टाइम्स ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इस कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो मल्टीप्लाई के रूप में,
और इसको ऐसे भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 5 ऑफ एक्स क्यूब ऑफ डी, तो इस 5 की कोई जरूरत नहीं है, तो आप बाहर निकाल सकते हो, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब ऑफ डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 5 और एक्स क्यूब का मतलब 1 ऐड करेंगे 4/4, है ना। यही तो फार्मूला लगाएंगे एक्स फॉर एन ऑफ डी एक्स वाला, क्या होता था एक्स फॉर एन प्लस वन और अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, कांस्टेंट क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इस कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट को लिखना न भूलना, और वहां पर मेंशन भी कर सकते हो वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो थर्ड और फोर्थ में पढ़ा उसका जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन ये है कि अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, एक है k1 और एक फंक्शन है f1x प्लस का k2 ऑफ f2, लीनियर कॉम्बिनेशन है फंक्शंस का, ऑफ टू kn, n फंक्शंस हैं, दिस इज kn ऑफ fn है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, इसका मतलब यू कैन से k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1x ऑफ dx प्लस का k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x ऑफ dx एंड अप टू इंफिनिटी kn इंटीग्रेशन ऑफ fn ऑफ x ऑफ dx। तो इस तरीके से वो हमारे पास इंटीग्रेशन, ये 5 जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देख सकते हैं तो आसानी से। अच्छा, हमारे पास जब हम c को ऐड करते हैं तो c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर हम c की कोई वैल्यू रियल नंबर रख दे तो वो भी एक इंटीग्रल होगा, एक फंक्शन होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x। तो इसको अगर एंटी डेरिवेटिव निकाल दें तो इंटीग्रेशन निकालना है 3x² प्लस 4x ऑफ डी। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ x² ऑफ डी एक्स, है ना, और प्लस का 4 ऑफ x³ ऑफ डी एक्स, फिर फार्मूला एक्स पावर एन वाला फार्मूला लगा देंगे, तो 3x⁻2 प्लस 1/2 प्लस 1 एंड प्लस का 4 इंटू x⁻3 प्लस 1/3 प्लस 1, और कांस्टेंट सी ऐड करें, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल है x³ तो 4 से 4 कैंसिल, प्लस ऑफ x⁻4 एन प्लस ऑफ, ध्यान दीजिएगा इन्होंने पूछा एन एंटी डेरिवेटिव, एन मतलब कोई भी एक लिख सकते हो, मतलब सी कोई भी कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हो। तो आप इसको अगर देखना चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई भी नंबर हम वहां पर ऐड कर दे। अच्छा, सी अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारे पास वो सी का 0 रख लो, सी बराबर 1 रख लो, तो एक कोई भी वैल्यू लिखते हो तो हमें सी नहीं भी ऐड करते हैं तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 3 x² प्लस 4x³ अगर किसी पर्टिकुलरिटी के साथ एक या दो इंटीग्रल्स पूछा है तो हम सारी कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, हालांकि सी भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर सी क्या है यहाँ पर लिख दिया 0। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास हम इंटीग्रल्स को स्टार्ट करेंगे करना, फार्मूले को यूज करके जो हमने फार्मूले सीखे हैं उन फार्मूले का इस्तेमाल करना। क्लियर। तो आई होप आपको चीजें समझ आई। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स की बात करेंगे, इंटीग्रेशन के मेथड्स हम कैसे सीखेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज आप क्या करिए कि इंटीग्रल का बेसिक्स थोड़ा रीड आउट कर लीजिए और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स कर लीजिए इन फार्मूलाज के बेस पे जो फार्मूलाज हैं, एक हर एक फार्मूला के ऊपर 2 या 3 प्रॉब्लम्स आप कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलो तो जिसमें हम मेथड्स बताएंगे कैसे हम सब्स्टिट्यूट करके बड़े अगर हमारे फंक्शन है तो उनको हम इंटीग्रेट करते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा भी हम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।